as well. So start with the next illustration. Illustration number 5. Mr. Mohan, located in Manipal, purchases 10,000 Hero ink pens worth rupees 4 lakhs from Lekhana Wholesalers located in Bhopal. Mr. Mohan's wife is an employee in Lekhana Wholesalers. The price of each Hero pen in the open market is rupees 52. The supplier additionally charges rupees 5,000 for delivering the goods to the recipient's place of business. Okay. तो मतलब यहाँ पे दो पार्टीज के जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिटेल दिया हुआ है. मिस्टर मोहन जो है वो परचेजर है एंड लेखाना होलसेलर जो है वो सेलर है और 4 लाख रुपए की पेन खरीदी है उन्होंने. 10,000 पेन खरीदी है 4 लाख रुपए में और पेन का ओपन मार्केट प्राइस रुपीज दिया हुआ है 52 रुपीज एंड इसके अलावा 5,000 रुपीज एडिशनली भी वो कंपनी चार्ज करती है डिलीवरी के लिए. एंड उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है कि जो बायर है उसकी वाइफ जो है वो उसी कंपनी की एम्प्लॉय भी है. तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू वर्कआउट करने के लिए बोला गया है कि क्या आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में. अब यहाँ पर क्या है ना, वो लोग ने जो वाइफ है और उसको बताया कि उसकी वाइफ जो है वहाँ पर एम्प्लॉय है. तो ये एंगल उन्होंने इसने दिया है बिकॉज दे वांट अस टू अज्यूम दैट देयर इज सम रिलेशन. मतलब दोनों रिलेटेड पार्टी है और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंसिडर करके उस हिसाब से मार्केट वैल्यू को कंसिडर करके हम लोग टैक्सेबल सप्लाई वर्कआउट करें. बट ऐसा नहीं है. जस्ट फॉर मियरली फॉर द रीजन के जो बायर है उसकी वाइफ वहां पर काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी और बायर जो है रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी. आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो तो आप उससे कंपनी का प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर सकते. कंपनी एक बड़ी लेखाना होलसेलर इज अ कंपनी वेयर एंड देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज. नॉट एवरी एम्प्लॉय नेसेसरीली भी इन अ सिचुएशन के वो प्राइसेस को या फिर ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सके. तो सिर्फ इस वजह से कि मिस्टर मोहन की वाइफ वहां पर एक एम्प्लॉय है आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि दोनों रिलेटेड पर्सन है. यानी कि मिस्टर मोहन एंड लेखाना होलसेलर आर नॉट रिलेटेड पार्टी. तो ऐसा नहीं कंसिडर किया जाए कि वो रिलेटेड पार्टी है. और इस वजह से जो उनका बीच का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 4 लाख रुपीज उसी को उसी प्राइस को सोल कंसिडरेशन अज्यूम किया जाएगा. एंड उसके अलावा जो 5,000 रुपीज अलग से जो कंपनी कलेक्ट कर रही है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बनेगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी first of all, they both will not be considered as related party merely for the reason that Mr. Mohan's wife is an employee over there, and hence the price of the pen that is collected 4 lakh rupees will be considered as your transaction value. However, an additional charge of rupees 5,000 that the company is collecting will also form part of the transaction value. So the final answer would be 4 lakh 5,000 as your taxable supply on which the GST will be applicable as per the applicable GST rate. So the value of supply would be 4,05,000. वो वाइफ वाला जो एंगल है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप उसको रिलेटेड ट्रांजैक्शन के एंगल से देखें और आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर करने जाए. यस, बाकियों ने जो जिन्होंने भी 4,05,000 आंसर दिया है आंसर इज करेक्ट. And others also pay attention on the illustration and try not to get confused और वो related party वाले एंगल से कैलकुलेट करने जाएंगे तो गलत कैलकुलेशन कर बैठेंगे. कौन कौन से सिचुएशन में टू पर्सन आर रिलेटेड वो सिचुएशन भी मैंने यहाँ पे बताई थी सारी है ना. तो उनमें से कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ए है और ए की वाइफ बी की कंपनी में काम कर रही है तो ए और बी रिलेटेड हो गए. ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर भी नहीं था. अगर होता यहाँ पर तो हम उसको रिलेटेड कंसिडर करके उस हिसाब से कैलकुलेशन करते बट ऐसा कोई नहीं है सिचुएशन. So you have to consider it as unrelated party only. Note down the solution.
I've taken a sufficient number of illustrations so that कोई doubt कोई query रहे ही ना. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. आई होप आप लोगों ने सोल्यूशन नोट कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, और उसके लिए सोल्यूशन के लिए यहाँ पे जगह भी बना लेते हैं. ठीक है. So reading the question first. Messrs. VM and Company, an audit firm based in Mumbai, undertake an audit assignment of his client based in Chennai. The contract mentioned about the audit fees of rupees 5 lakhs and the arrangement of taxi by the client which may be worth rupees 15,000. Find the transaction value on which Messrs. VM and Company is liable to pay GST. ठीक है. सिंपल सा छोटा सा इलस्ट्रेशन है. तो यहाँ पर भी दो पार्टीज है. एक है ऑडिटर की फर्म और एक है कंपनी. ऑडिटर की फर्म जो है उस कंपनी को सर्विस दे रही है, तो अपने सर्विस के का उसने इतना चार्ज बताया है, एंड ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी का भी इतना चार्ज वो कलेक्ट करने वाली है. तो आपको बताना है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा और किसने कितने अमाउंट के ऊपर जो ऑडिटर की फर्म है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगी. एज वी नो, जो भी इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह लेते हैं वो हम लोग ऐड करते ही है. प्रीवियस वाले सम में भी हमने ऐसा ही किया था. मतलब जो भी चार्जेस वगैरह हम लोग हमारे क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं, दैट हैज टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. तो इसलिए इस वाले केस में भी यही होने वाला है. जो भी ऑडिट फीस जो वो लोग ले रहे हैं, डिसाइडेड ऑडिट फीस ऑफ रुपीज 5 लाख, वो तो है ही है. उसके अलावा जो भी टैक्सी फेयर जो कलेक्ट कर रहे हैं 15,000 का, तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बन जाएगा. तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 5,15,000 रुपीज. दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्सेबल वैल्यू, एंड इस वैल्यू के ऊपर वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होंगे. तो इसके ऊपर जो भी है जीएसटी का रेट लगेगा, और सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा वो भी हम लोग बता सकते हैं कि मैसर्स वीएम एंड कंपनी जो है मुंबई की है, और जो इस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करी गई है वो चेन्नई की है. दो अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है. और जीएसटी का रेट भी नहीं दिया है, बट अगर हम लोग चाहे तो हम लोग 18% अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज, कुछ एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द सर्विसेज, ऑल द अदर सर्विसेज आर चार्ज एट 18% रेट जीएसटी ओनली. हालांकि हमको वो सब यहाँ पे वर्कआउट करना ही नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. हमारा सम तो यहीं पे खत्म हो गया. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फाइंड करना था, जो कि है 5,15,000 रुपीज. नोट डाउन द सोल्यूशन. लेट मी नो इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज. Yes, all those who have given answers, I have given correct answers. Okay, I hope you must have noted this solution as well. Moving on to the next illustration. Illustration 7. The selling price of a notebook is rupees 50. Okay. For notebooks sold to students in government schools, the company uses its CSR funds, that is कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका फुल फॉर्म. तो वो इन फंड का इस्तेमाल करके टू पे द सेलर रुपीज 30, सो दैट द स्टूडेंट्स पे ओनली रुपीज 20 पर नोटबुक. द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द नोटबुक विल बी रुपीज 50, as this is a non-government subsidy directly linked to the price. If the same subsidy is paid by the central government or state government, the taxable value of the notebook would be
20। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ यहीं पर, एक मिनट, इतना जो पार्ट है इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, यू हैव टू इग्नोर दिस पोर्शन। इधर तक ये है हमारा क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक जिसका सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज, यूजुअली द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच, 50 रुपीज। एंड अब क्या है, एक कंपनी है जो अपने CSR फंड यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, मतलब कुछ कंपनीज क्या होती है, उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ रेगुलेशंस ऐसे है जो जो जिस केस में कुछ कंपनीज को है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि कुछ सोशल वर्क के लिए करने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो कंपनी क्या कर रही है, एक नोटबुक सेलर है उसको उसने बोल रखा है कि तू तेरी 50 रुपीज की जो नोटबुक है वो तू स्टूडेंट्स को सेल कर, बट कितने में सेल कर, ओनली ₹20 पे सेल कर। जो डिफरेंशियल 30 रुपीज है वो हम लोग तेरे को दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपनी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉज के लिए जो पैसा खर्च करने वाला जो एक्टिविटी है वो भी हो जाएगा, बच्चों को 30 रुपीज का बेनिफिट भी मिल जाएगा, और बुक सेलर को उसके पूरे 50 रुपीज ही मिल रहे हैं पर बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बुक सेलर जब 20 रुपीज के हिसाब से बुक को सेल कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो टैक्सेबल वैल्यू क्या कंसिडर करे, 20 कंसिडर करे कि 50 कंसिडर करे? व्हाट वुड बी द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द बुक्स? अब देखिए इस केस को इसमें समझने के लिए हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नोट्स में जहाँ पे पता है मैंने बताया था क्या क्या चीजें ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया था कि कोई भी तरीके का सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड विच इज नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, वो हम लोग ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट में। ये रहा देखो, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, को हम लोग को ऐड करना है टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ये इस प्रोविजन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन, मैंने हर तरीके के प्रोविजन को कवर करने वाले इलस्ट्रेशन ले रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वाले केस में अगर हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब वो एक्चुअली अपने जब वो बुक सेल करेगा तो वो कलेक्ट करने वाला है 20 रुपीज ही अपने स्टूडेंट्स के पास से, कस्टमर्स के पास से। बट आपको जो है सब्सिडी मिल रही है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस एंड इट इज अ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि कंपनी प्राइवेट, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो दे रही है सब्सिडी को। तो कितने सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो आपको ऐड कर देना है। तो मतलब टोटल जो है प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो 50 ही रहेगा और इसके ऊपर ही GST लगेगा। मतलब गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए, 20 रुपए के ऊपर ही खाली GST कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, क्योंकि 50 के ऊपर GST कलेक्ट होना चाहिए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज ₹50, क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। अगर गवर्नमेंट के पास से उसको ये सब्सिडी मिल रहा होता तो उस केस में हम लोग ये 30 को एड बैक नहीं करते, हम लोग 20 को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करते। बट क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग इस 30 को एड बैक कर रहे हैं, और जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन है बेस्ड ऑन सब्सिडी, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, आई होप यू ऑल मस्ट हैव नोटेड डाउन द सॉल्यूशन, और जिन लोगों ने आंसर दिया है, आंसर करेक्ट दिया है।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। भारत गैस सेल्स कुकिंग गैस सिलेंडर्स, सब्सिडी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो एक भारत गैस का, जो भारत गैस कंपनी है जो गैस सिलेंडर सेल करती है, तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के पास से हमको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी जो है डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस पर सिलेंडर इज 800 रुपीज, तो हमको वो टाइम पे तो पूरे 800 पे कर देने पड़ते हैं, बट जो सब्सिडी का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में बाद में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ ₹200 डायरेक्टली फॉर गवर्नमेंट टू हिज बैंक अकाउंट, नेट आउटफ्लो ऑफ द बायर इज 600। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए इफेक्टिव प्राइस तो फिर 600 हो जाती है, क्योंकि हमको 200 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से बैंक में आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स पर सिलेंडर इन द हैंड्स ऑफ द भारत गैस। तो हमको देखना है कि भारत गैस के लिए यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा। ओके, आंसर 600 के आंसर्स आ रहे हैं। यही आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एक्चुअली में ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। करेक्ट आंसर इज 800 ओनली। आपको उसमें से सब्सिडी माइनस नहीं करनी है। देखिए, जो भारत गैस जो है, जो सेलर है, उसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया हमारे पास से। भारत गैस जो सेलर है, उसने तो हम लोग को पर सिलेंडर 800 रुपीज चार्ज किया ही है, और हमने तो उसको 800 रुपीज पूरा पे कर ही दिया है, राइट। जो 200 रुपये जो सब्सिडी मिला है वो तो हमको मिला है, सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है, राइट। तो अवर इफेक्टिव प्राइस हैज रिड्यूस टू 600, बट सिलेंडर वाले को तो पूरा 800 रुपये उसके बैंक अकाउंट में गया है। तो जब उसने लिए पूरे 800 रुपये, तो उसको जीएसटी भी पूरे 800 पे ही भरना पड़ेगा, राइट। सब्सिडी भारत गैस वाले को नहीं मिला है, सब्सिडी हमको मिला है। भारत गैस वाले ने तो 800 में हमको सिलेंडर सेल किया, हमने उसको 800 पूरा पे कर दिया। तो जब उसने पूरा 800 हमारे पास से कलेक्ट किया, तो वो जीएसटी भी तो इसके ऊपर ही पे करेगा ना। क्यों 600 के ऊपर जीएसटी पे करेगा? तो यानी कि गवर्नमेंट को डबल लॉस। हमको भी 200 रुपये का सब्सिडी दे दिया, और भारत गैस के पास से भी सिर्फ 600 रुपये के ऊपर जीएसटी मिलेगा, तो गवर्नमेंट को डबल लॉस हो जाएगा। तो सिलेंडर वाले के लिए टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 800 ही रहने वाला है, उस पर कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि उसने हमारे पास से 800 रुपये पूरे कलेक्ट कर लिए। जब तूने कलेक्ट पूरे 800 रुपये किया, तो जीएसटी भी 800 ही भरेगा ना, 600 क्यों भरेगा? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है प्रॉब्लम। तो जिन लोगों ने भी 600 रुपीज का आंसर दिया है, दे शुड मेक अ नोट ऑफ दिस, एंड दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 600 नहीं आएगा, आंसर आएगा 800 आएगा। वेरी गुड।
Okay, moving on to the next illustration. इस illustration में Sista advertisers conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by Jio Private Limited for a consideration of ₹9 lakhs. ठीक है, तो मतलब सिस्टा एडवर्टाइजर्स जो है कंपनी है जिसने एक डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइज किया एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, एंड उसने एक नए प्रोडक्ट के उसने डिजाइन लॉन्च किया था जो कि है जियो प्राइवेट लिमिटेड का, और उसको उसने सेल किया 9 lakhs में ये कॉन्सेप्ट. सिस्टा एडवर्टाइजर्स owed ₹10,000 to one of its vendors in relation to the advertising services provided by it to Jio Private Limited. Such liability of Sista Advertisers was discharged by Jio Private Limited, delayed the payment of consideration and thus paid ₹25,000, मतलब डिले का भी अलग से 25,000 रुपये भी चार्ज किया है. Determine the value of taxable supply made by Sista Advertisers. तो मतलब यहाँ पर हमको Sista Advertisers को टोटल कितने अमाउंट के ऊपर जीएसटी पे करना चाहिए वो वर्कआउट करना है, यानी कि Sista Advertisers का टैक्सेबल सप्लाई वर्कआउट करके देना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई वर्कआउट करके देना है. इफ एनीबडी कुड ट्राई, लेट मी नो. Okay. Getting different answers, but one of the answer is correct. That is 9,35,000 rupees. I'll tell you how. देखो, सबसे पहले तो जो उसने मेन जो चीज सेल करी थी सर्विस का, एडवर्टाइजमेंट सर्विस का, उसका तो चार्ज करेंगे ही वो लोग. तो वो तो आपका सर्विस का टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बनेगा ही, 9 लाख रुपीज. ठीक है. उसके अलावा सिस्टा एडवर्टाइजर्स ने किसी और के पास से 10,000 का सर्विस लिया था फॉर जियो प्राइवेट लिमिटेड. तो वो जियो प्राइवेट लिमिटेड ने पे कर दिया है सिस्टा के बिहाफ पे, यानी कि ऑब्वियसली वो भी सिस्टा के वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर कर लिया जाएगा. ठीक है, तो ये पेमेंट जो है 10,000 का पेमेंट्स मेड बाय, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग हमारे रेसिपेंट के पास से जो भी चीज़ें रिकवर करते हैं उसको हमारे टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू में ऐड करना ही होता है. तो ये भी जियो के पास से ही रिकवरी होगा, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे जियो ने पे कर दिया है वहाँ पे 10,000 रुपये, तो ये भी ऐड हो जाएगा. इसके अलावा जो लेट फीस है वो भी हमारे टैक्सेबल सप्लाई में ऐड हो जाएंगी. ऊपर मैंने लिखवाया था क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, वहाँ पे लेट फीस भी मैंने कंसिडर करवाई थी, इंटरेस्ट वगैरह पे करते वो भी ऐड होता है. तो बस इतनी सारी चीज़ें जो है सबके सब ऐड हो जाएंगी, और इस वजह से जो टैक्सेबल सप्लाई जो है वो आ जाएगा 9,35,000.
ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 10. Royal Biscuits Company gives a discount of 30% on the list price to its distributors. ठीक है, thus for a carton of spice biscuit in the invoice, the list price of the mentioned at rupees 200, on which a discount of 30% is given to arrive at the final price of 140. The taxable value is rupees 140. अच्छा, ये वापस से यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें टाइप हो गई है, तो उसको आपको इग्नोर करना है. ओके 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 ओके. ये जो है ये इलस्ट्रेशन है बेस्ड ऑन डिस्काउंट. जैसे कि मैंने ऊपर लिखवाया था कि डिस्काउंट भी आते हैं काफी बारी इलस्ट्रेशन में, तो उसका क्या करना है, कैसे उसको वर्कआउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है सीन. रॉयल बिस्किट्स कंपनी एक कंपनी है जो कि बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है, और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कि उसके बिस्किट्स को सेल करके देते हैं, उनको 30% डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दिए. ठीक है, तो 10 फॉर अ कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्किट इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस मेंशन्ड एट 200. तो लिस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपए का है, बट आफ्टर डिस्काउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो वो चार्ज करती है वो है 140 रुपीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर 140 में लेंगे तब जाके वो लिस्ट प्राइस से बेचेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, या लिस्ट प्राइस से थोड़े कम में भी बेचेगा तो भी उसको कुछ प्रॉफिट अर्न होगा. तो इस वाले केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो हम लोग को पता करना है. तो इस वाले इलस्ट्रेशन में जो टैक्सेबल वैल्यू जो आने वाला है वो है जो अमाउंट वो उसके पास कलेक्ट करता है. ये आंसर जिसने दिया उसने करेक्ट आंसर दिया हुआ है. क्या है कि भले उस पर लिस्ट प्राइस 200 रुपीज का है, बट उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास से तो 140 ही कलेक्ट किया हुआ है, तो अल्टीमेटली जीएसटी भी वो 140 के ऊपर ही पे करने के लिए लायबल है. तो जो सोल्यूशन है उसमें क्या आएगा, मतलब आप वैल्यू ऑफ बिस्किट्स आप लिखेंगे 200, उसमें से लेस डिस्काउंट जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं 60 का, एंड टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 140. दिस इज गोइंग टू बी योर टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट हमने कलेक्ट किया है नहीं उसके ऊपर हम लोग जीएसटी भरेंगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा. सो इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. मतलब डिस्काउंट में भी कैसा है, अगर आपको पहले से पता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इफ द डिस्काउंट इज प्री नोन और नोन वेल इन एडवांस, या फिर नोन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, अगर ये ऐसा वाला डिस्काउंट है जो हमको पहले से ही पता था, पहले से अग्रीड अपॉन था, तो वो डिस्काउंट माइनस करने मिलता है. बट अगर ऐसा डिस्काउंट है जो पहले से एग्रीड अपॉन नहीं था, पहले से डिसाइडेड नहीं था, पहले से प्लान नहीं था, लेकिन बाद में दिया गया किसी वजह से, शायद पेमेंट जल्दी चाहिए था, इंस्टेंट पेमेंट को प्रमोट करने के लिए अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है, तो वैसे डिस्काउंट जो है अनप्लान्ड डिस्काउंट, अनअग्रीड अपॉन डिस्काउंट जो है वो लेस करने नहीं मिलते. तो ये वाला डिस्काउंट जो था वो पहले से एग्रीड अपॉन वाला डिस्काउंट था. डिस्ट्रीब्यूटर का और रॉयल बिस्किट कंपनी का पहले से कॉन्ट्रैक्ट था ही कि आप मेरे को जो भी डिस्काउंट देंगे वो लिस्ट प्राइस के ऊपर 30, आप जो मेरे को बिस्किट देंगे उसके ऊपर आप लिस्ट प्राइस के ऊपर 30% का मेरे को डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, तो ही मैं आपसे खरीदूंगा. तो ये पहले से एग्रीड अपॉन डिस्काउंट था, इसलिए ये माइनस करने मिला है. बट इफ यू कम अक्रॉस डिस्काउंट्स विच आर नॉट अग्रीड अपॉन, विच आर गिवन एट द एंड मोमेंट, लास्ट में दिया, अचानक से दिया, तो वो वाले डिस्काउंट्स माइनस करने नहीं मिलते. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. Crunch Bakery Products Limited sells biscuits and cakes through its dealers, to whom it charges the list price minus standard discount and pays GST accordingly. ठीक है, when goods remain unsold within the dealers, it offers additional discounts on the stock as an incentive to push the sales. Can this additional discount be reduced from the price at which the goods were sold and concomitant tax adjustments made? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. एक कंपनी है जो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो यूजुअली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब सेल करती है तो लिस्ट प्राइस के ऊपर एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट माइनस करके सेल करती है और अकॉर्डिंगली जीएसटी पे करती है, जैसे यहाँ पे हो रहा था एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी हो रहा है यहाँ तक. लेकिन उसके बाद भी क्या है, कभी कभार अगर कुछ चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है,
तो वो अनसोल्ड स्टॉक को के सेल को प्रमोट करने के लिए वो एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो क्या ये वाला डिस्काउंट, ऊपर वाला स्टैंडर्ड डिस्काउंट तो माइनस करने मिलेगा, ये तो हमने यहीं पे देख लिया था इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में। बट अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एडिशनल डिस्काउंट जो वो प्रोवाइड कर रहा है, करने की बात कर रहा है बचे हुए स्टॉक को बेचने के लिए, क्या ये एडिशनल डिस्काउंट हम लोग को माइनस करने मिलेगा कि नहीं करने मिलेगा? यस, करेक्ट आंसर गिवन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। जो स्टैंडर्ड डिस्काउंट है वो तो माइनस करने मिलेगा क्योंकि इट वाज एग्रीड अपॉन, वेल एग्रीड अपॉन पहले से ही। बट जो एडिशनल डिस्काउंट है ये पहले से नहीं पता था, पहले से एग्रीड अपॉन नहीं था, ये तो जब स्टॉक बच गया, सेल नहीं हो रहा था, उसके बाद कंपनी ने ये एडिशनल डिस्काउंट दिया बचे हुए स्टॉक को और कम प्राइस में सेल करके उसको खत्म करने के लिए। सो बिकॉज दीज डिस्काउंट्स वर नॉट नोन अर्लियर और नॉट नोन इन द बिगिनिंग, दीज डिस्काउंट्स कैन नॉट बी डिडक्टेड, और कंपनी को जो है जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट करके जो प्राइस आता है उस पर ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। भले फिर कंपनी ने उसके बाद भी एडिशनल डिस्काउंट देके कम पैसा ही क्यों ना लिया हो, बट कंपनी को जो है वो लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट करके जो वैल्यू है उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है जब डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट वही वाला अलाउड होता है माइनस करने के लिए जो पहले से हमको पता होता है। Coming to the next illustration, Messrs. Ashok Enterprise sells mineral water bottles with MRP rupees 20 per bottle. However, customers get discount of rupees 4 per bottle. In the month of October 2017, Messrs. Ashok Enterprise sold 2000 bottles. Applicable rate of GST 18%. Find the tax liability. ठीक है, एकदम सिंपल सा सम है, पूरा केस ही दे दिया। मतलब कंपनी है जो वाटर बॉटल बेचती है, 20 रुपए का एमआरपी है, लेकिन वो कस्टमर्स को, कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4 पर बॉटल। और अक्टूबर के मंथ में उन्होंने 2000 बॉटल सेल करी है जिसपे 18% का जीएसटी। तो कंपनी को कितना जीएसटी पे करना चाहिए? ओके, तो आई सॉल्व द इलस्ट्रेशन ओवर हियर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब क्या है, इसके लिए पहले यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। क्या है कि बॉटल का प्राइस क्या है, एमआरपी है 20, 1 रुपए का 20। ठीक है, तो एमआरपी के हिसाब से अगर वो 2000 बॉटल सेल करता है तो उसको जो टोटल रिसीट जो है 40,000 का होना चाहिए। बट जैसे कि बोल पहले से बताया हुआ है कि कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 4, मतलब ये नॉन डिस्काउंट है एक, पता ही था कस्टमर को कि हमको एमआरपी नहीं पे करना है, हमको 4 रुपए का डिस्काउंट मिलने ही वाला है। तो ये जो नॉन डिस्काउंट है ये हमको माइनस करने मिलेगा, दैट इज 4 रुपीज पर बॉटल फॉर ऑल द 2000 बॉटल्स। तो कितना आएगा डिस्काउंट का अमाउंट जो माइनस करने मिलेगा, वो है 8000 रुपीज। तो ये जो 32,000 रुपीज है यही हमारा जो है टैक्सेबल वैल्यू होएगा, टैक्सेबल वैल्यू। अब अगर हम लोग जीएसटी लाइबिलिटी इस पे वर्कआउट करने की बात करें तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ जो कि है 32,000 रुपीज। उसके ऊपर 18% जीएसटी बोला है उन्होंने, तो 99% सीजीएसटी एसजीएसटी अज्यूमिंग दैट इट इज अ लोकल सेल, एड एसजीएसटी सीजीएसटी। तो 32,000 का 9% अगर हम लोग देखेंगे तो आएगा 2,880, 2,880। टोटल वुड बी 37,760 रुपीज। तो दिस इज द आंसर, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, और ये आपका ग्रॉस वैल्यू है आफ्टर एडिंग जीएसटी, और ये आपका जीएसटी लाइबिलिटी है।
Okay. I hope you all must have noted down the solution. 5760 is not the correct answer. Correct answer is 37,760. अच्छा, ये आपने जीएसटी का टोटल बताया होगा शायद, तो वो करेक्ट होगा. फाइन. तो कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 13. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, बेस्ट कार्स लिमिटेड सेल्स अ कार वर्थ ₹5 lakhs to सुंदर ऑटोमोबाइल्स. Best Cars Limited incurred loading charges of ₹6,000 on the car. Best Car Limited provided a discount of 1% on the car price as part of the Diwali scheme. Best Cars Limited agreed to provide a further discount of 0.5% if the automobile makes payment by 31st of the month via net banking. Sundar Automobiles makes the payment by 31st by using net banking. Find the net GST liability in the hands of Best Cars Limited. Applicable rate is 18%. मतलब एक कार वाला है जिसने अपनी कार बेची है 5 लाख रुपीज की, जिसके ऊपर उसने 6,000 का लोडिंग चार्जेस लगाया है, और उस के साथ में उसने कार प्राइस के ऊपर 1% डिस्काउंट भी ऑफर किया हुआ है. इसके अलावा उसने अलग से भी 0.5% डिस्काउंट प्रॉमिस किया, मतलब 0.5% डिस्काउंट उसने रखा हुआ है इफ आप इस डेट पे पेमेंट कर देते हो नेट बैंकिंग के थ्रू. तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है. तो ये भी काफी सिंपल सा सम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जो भी इंसिडेंटल चार्जेस है उसको ऐड कर देना है, जो भी डिस्काउंट्स है पहले से पता हुए हुए डिस्काउंट्स है तो उनको माइनस कर देना है, जो अमाउंट आएगा और ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा उस पर जीएसटी लगा देंगे. सो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है. सबसे पहले तो कार की वैल्यू, वैल्यू ऑफ कार जो कि सेल हुई है उस पे तो लगेगा ही जीएसटी, 5 लाख रुपीज. फिर यहाँ पे कुछ और लोडिंग चार्जेस भी लगाया है उसने, तो वो भी आपका, क्योंकि इंसिडेंटल चार्ज है तो ऐड हो जाएगा. कस्टमर के पास से कलेक्ट किया तो ऐड तो करना ही पड़ेगा. कितना है वो, 6,000 है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट ऑफर किया है 1% का डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द कार, यानी कि इसका 1%. तो 5 लाख का 1% कम्स टू ₹5,000. ठीक है. तो अब जो अमाउंट पेएबल जो बनता है वो कितना है, 5 लाख में 6,000 आप ऐड कर लो, तो 5 लाख 6,000 में से 1,000 माइनस कर लो, तो 5,01,000 है पेएबल अमाउंट. ठीक है. उस पे अब जो अमाउंट है वो उन्होंने बोला था कि इफ़ यू आर पेइंग बिफोर 31st तक में पे करते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, तो हम इसमें आपको ½ % और भी डिस्काउंट दे देंगे. तो उसने ये भी किया, तो हम लोग इसको और ½ % डिस्काउंट. और ये डिस्काउंट क्यों मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से प्लान्ड बताया हुआ डिस्काउंट है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसने उस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए पे भी कर दिया, तो उसको इसका भी बेनिफिट मिलेगा. तो 5,01,000 का 0.5% उसका डिस्काउंट हम लोग अलग से माइनस करेंगे, विच विल कम टू ₹2,505. ठीक है. तो टोटल हमने कस्टमर के पास से कितना पैसा लिया है, 5,01,000 माइनस 2,505. तो टोटल अमाउंट चार्ज बाय अस इज 4,98,495 रुपीज ओनली. तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे SGST एंड CGST. रेट बताया उन्होंने 18%, यानी कि दोनों 9% लगेंगे. तो इसके ऊपर 9% अगर वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 44,864.55. यहाँ पर भी 44,864.55. सब ऐड कर देंगे तो हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल जाएगा. टोटल जीएसटी लाइबिलिटी जो है आपका 89,729 रुपीज है.
और टोटल बिल अमाउंट जो होगा 498,495 ऐड कर देंगे अगर इसमें, तो वो आ जाएगा 5,88,224.1 ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, तो काफी इजी इलिस्ट्रेशन था। डिस्काउंट्स नॉन डिस्काउंट्स थे इसलिए हमने उसको माइनस किए, अदरवाइज माइनस नहीं करते। नहीं, 0.5% जो है, जो पेमेंट अमाउंट है उसके ऊपर माइनस करना था, कार की प्राइस के ऊपर माइनस नहीं करना था। जो पेमेंट अमाउंट था आफ्टर, मतलब जो टोटल पेमेंट था, अगर वो आप माइनस करते हो, वो आप टाइम पे पेमेंट कर देते हो, तो आपको 0.5% मिलेगा। इसके लिए हमने जो टोटल अमाउंट पेमेंट पेबल अमाउंट है उस पर 5%, 0.5% कंसिडर किया हुआ है। तो क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार आपको माइनस करना है। जैसे कि 1% वाले केस में बताया था कि 1% ऑन कार प्राइस क्लियरली बोला हुआ था, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हुआ है ऐसा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब हमारे पास ये आखिरी इलस्ट्रेशन बचा है, तो इसके लिए बाकी नहीं रखना है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। हालांकि हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया, लेकिन ठीक है 5 मिनट और ले लूंगा, लेकिन ये वाला इलस्ट्रेशन पूरा करके चैप्टर यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट दिमाग में रहेगा तो आप मेरे को अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। So, coming to the last illustration, XYZ Private Limited has provided the following particular sold by it to ABC Private Limited। ठीक है, तो ये सेलर है और ये बायर है, दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है। क्या सेल हुआ है, जो भी सेल हुआ है उसका लिस्ट प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट 1,25,000, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स 15,000, CGST SGST 19,200, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस 15,500। उसके बाद लिखा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड ₹9,500 एज सब्सिडी फ्रॉम अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमली सप्लाई ऑफ सच गुड्स। अभी XYZ क्या है, सेलर की बाहर, हाँ सेलर है, तो सेलर को मतलब 9,500 का जो है सब्सिडी भी मिला हुआ है, और वो गवर्नमेंट कंपनी के पास से नहीं मिला है, किसी और के पास से मिला है। द प्राइस ऑफ ₹1,25,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। अच्छा, ये 125 जो है ना, इसमें ये सब्सिडी माइनस करने के बाद का प्राइस है ये। उसके बाद लिखा है ऑफर XYZ लिमिटेड ऑफर 4% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods, determine the value of taxable supply। ठीक है, तो हम लोग को इसका टैक्सेबल सप्लाई वर्कआउट करना है। XYZ लिमिटेड जो है वो सेलर है, तो उसका हमको टैक्सेबल सप्लाई वर्कआउट करना है। 1,25,000 रुपीज का गुड्स है। ठीक है, तो इसको भी वर्कआउट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, कितने का है, 1,25,000 रुपये का वैल्यू ऑफ गुड्स है, उसको कंसिडर करेंगे हम लोग टैक्सेबल सप्लाई में। उसके अलावा म्यूनसिपालिटी वाला जो टैक्स है वो ले लेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी तरीके का टैक्स रहता है वो भी ऐड करते हैं अदर देन GST। तो म्यूनसिपल टैक्स विल बी एडेड 15,000। उसके अलावा में GST, और GST हमको ऐड नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सारे टैक्सेस ऐड करते बट GST ऐड नहीं करते, तो वो ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद पैकिंग चार्जेस है 15,500 रुपये का, तो वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वी ऑलवेज ऐड, कितना है, 15,500 रुपये का। फिर सब्सिडी है, तो सब्सिडी अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होता है तो वो भी हम लोग ऐड करते हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है ये 9,500, और ये हम लोग ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है सब्सिडी माइनस करके दिया हुआ वैल्यू है। अगर ऐसा बोला होता कि ये वैल्यू में सब्सिडी माइनस नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी एडेड ही है, तो हम लोग दोबारा से ऐड नहीं करते, बट क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी माइनस करके दिया है इसलिए हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं।
बस इसके अलावा और कोई चीजें नहीं है जो हमको ऐड करनी है। हाँ, कंपनी जो है 5% डिस्काउंट भी ऑफर, सॉरी 4% डिस्काउंट ऑफर करती है अपने लिस्ट प्राइस के ऊपर। तो लिस्ट प्राइस जो है 1,25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 1,25,000। तो डिस्काउंट अगर कुछ है, नॉन डिस्काउंट, तो वो हम लोग को माइनस करने मिलता है। तो डिस्काउंट 4% जो है इसके ऊपर हम लोग ले लेंगे, 125 के ऊपर 4%, विच विल कम टू रुपीज 5,000 रुपीज। ठीक है, अब ये जो है सारा प्लस माइनस करके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1,60,000 रुपीज, विच इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर आप टैक्सेबल वैल्यू बोल सकते हैं इनको। और इसके ऊपर जो भी रेट ऑफ जीएसटी है वो अप्लाई करके आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऐड किया, म्युनिसिपल टैक्स ऐड किया, जीएसटी नहीं ऐड होगा इसलिए उसको ऐड नहीं किया, पैकिंग चार्जेस ऐड किया, सब्सिडी क्योंकि नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी तो उसको ऐड किया, डिस्काउंट जो है पहले से नोन था इसलिए उसको माइनस किया। फाइनली आपका आंसर है 1,60,000 रुपीज, विच इज अब टैक्सेबल सप्लाई, इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट होगा। इस आंसर गिवन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। एंड आई होप जो भी चीज़ आज हमने डिस्कस करी है, जितने भी सारे हमने सम्स किए, बहुत सारे सम्स किए हमने, ऑलमोस्ट हर अलग तरह के प्रोविजन थे, सब सारे प्रोविजन मैंने कवर करके उसके बाद सम्स कर लिए हैं। एंड आप लोग को मैंने जो भी चीज़ एक्सप्लेन करी है समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है यहीं पे।